हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के 11वें सेट की डिस्कशन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने साइंस के 7वें सेट का डिस्कशन करा था। आपका सेट 8, 9 और 10 ये तीनों सेट डिस्कशन के लिए बचा हुआ है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीक के सैटरडे को आपको इन तीनों बचे हुए सेट का डिस्कशन मिल जाएगा। फिलहाल आज के इस सेशन में हम लोग 11वें सेट की बात करेंगे। और हाँ, आपको ये साइंस सेट मिलेगी कहाँ पे, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। आपका ऑप्शन है डीएनए एडिटिंग, डीएनए स्प्लाइसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के द्वारा जो अपराधी को पहचान करने के लिए तकनीक प्रयोग में लाया जाता है वो इसमें से कौन होता है। आप सभी कहेंगे सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। तो आप बताएंगे कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं। और इस तकनीक का विकास या आप कह सकते हैं कि खोज किसने किया, तो एलेक्स जेफ्रेज नामक वैज्ञानिक ने किया। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। अगर कभी आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का खोज किसने किया, तो आप कहेंगे एलेक्स जेफ्रेज नामक वैज्ञानिक ने फिंगरप्रिंटिंग का खोज किया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और किस नाम से जाना जाता है, तो सर जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे वो कहेंगे कि सर इसमें कैसे अपराधी को पकड़ा जाता है। तो मान लीजिए कि इस जगह पे क्राइम हुआ, इस जगह पे क्या हुआ? क्राइम हुआ। तो जो क्राइम करने वाला है, जो अपराधी है, वो अपना कुछ ना कुछ सबूत यहाँ पे छोड़ जाता है। चाहे उसके शरीर का बाल टूट जाए या उसने अगर थूक फेंका है वहाँ पे तो उसका लार वहाँ पे रह जाए, कुछ भी ऐसा वो छोड़ देता है जिससे उसकी पहचान हो जाए। ध्यान दीजिएगा कि जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट यहाँ पे आते हैं, क्राइम प्लेस पे आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इस क्राइम प्लेस से जो हेयर है, लार है, इन सबको सैंपल के रूप में ले जाते हैं। सैंपल के रूप में ले जाते हैं कहाँ? अपने लैब में। और वहाँ पे जाकर के वो क्या करते हैं कि जो सस्पेक्टेड, मतलब जिस पे आप शक जाहिर कर रहे हो, हाँ मेरा यही लड़का क्राइम किया है, तो आप इस पे शक जाहिर कर रहे हो, तो अब लैब में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट क्या करता है, जो सैंपल लिया है उसके डीएनए प्रोफाइल से इस लड़के के जिस पे आप शक जाहिर कर रहे हो, इसके डीएनए प्रोफाइल को मैच करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? डीएनए प्रोफाइल को मैच करवाया जाता है। अगर सैंपल से 2 डीएनए प्रोफाइल, इस शक पे आधारित पकड़े हुए व्यक्ति का 2 डीएनए प्रोफाइल मैच कर जाता है, तो क्राइम इसी बंदा ने किया है। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में टेक्निक का यूज़ किया जाता है अपराधी को पकड़ने के लिए। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में डीएनए एडिटिंग है, ये क्या होता है? तो मेरे मित्र, जिस तरह आप फोटो का एडिटिंग करते हो, ठीक उसी तरह डीएनए का भी एडिटिंग कर सकते हो। आप कहेंगे फोटो में तो हम लोग खराब भाग को निकाल देते हैं और अच्छा भाग को रख लेते हैं, डीएनए में हम लोग किसका एडिटिंग करेंगे? तो भाई मेरे, डीएनए एडिटिंग को हम लोग जीन एडिटिंग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जीन एडिटिंग के नाम से भी जानते हैं। और आप सबों को पता है कि आनुवांशिक का जो इकाई होता है वो क्या होता है? तो सर जीन होता है। तो जो आपका खराब हो जाता है जीन, उसको डीएनए एडिटिंग या जीन एडिटिंग के द्वारा क्या किया जाता है सर? इनएक्टिव, निष्क्रिय कर दिया जाता है। या कहीं पे अगर अच्छा जीन खराब हो जाता है तो वहां पे फिर से नया जीन को लाया जाता है, या आप कह सकते हैं कि फिर से वहां पे नया जीन को डेवलप किया जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि डीएनए एडिटिंग को हम लोग जीन थेरेपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
जीन थेरेपी भी कहते हैं, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में डीएनए स्प्लाइसिंग भी है, तो डीएनए स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? तो सर डीएनए स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि एक डीएनए को काट करके फिर उस दोनों कटे हुए भाग को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग डीएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। और जनरली जो ये स्प्लाइसिंग वर्ड आया है, इसका मतलब होता है संबंध, और ये आपको ज़्यादातर आरएनए में देखने को मिलेगा। तो डीएनए का भी आप स्प्लाइसिंग कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और आरएनए का भी स्प्लाइसिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि आरएनए का जो स्प्लाइसिंग होता है उसमें जो आपका प्री एमआरएनए होता है, यानी कि जो आपका पूरी तरह से डेवलप एमआरएनए मैसेंजर आरएनए नहीं होता है, उसको क्या किया जाता है सर? मैच्योर यानी कि परिपक्व एमआरएनए में डेवलप किया जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा सर? तो डीएनए स्प्लाइसिंग प्रक्रिया के द्वारा। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में डीएनए एम्प्लीफिकेशन है, चौथे ऑप्शन में आपका डीएनए एम्प्लीफिकेशन है। ये क्या होता है? तो डीएनए के किसी एक छोटे से सेगमेंट से उस डीएनए के बहुत सारे कॉपी को प्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल, आप सभी जानते होंगे इसको। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? आपका ऑप्शन है साल्मोनेला, राइजोबियम, इकोली, स्यूडोमोनास। क्या होगा इसका आंसर? आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से कौन जाना जाता है? आप सभी कहेंगे सर राइजोबियम को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोला जाता है, और ये बैक्टीरिया जनरली तेलहन और दलहन वाले पौधे के जड़ में पाए जाते हैं। और इसका काम क्या होता है? तो सर ये प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। प्लांट में नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में एक और सवाल पूछा जाता है, क्या कि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन वायुमंडल से किस रूप में ग्रहण करता है? प्लांट वायुमंडल से नाइट्रोजन को किस फॉर्म में किस रूप में ग्रहण करता है? तो ध्यान में रखेंगे कि प्लांट वायुमंडल से नाइट्रोजन को या तो अमोनियम के फॉर्म में ग्रहण करता है, या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करता है, या फिर नाइट्राइट के फॉर्म में ग्रहण करता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हमेशा कि प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया कौन है? राइजोबियम। प्लांट नाइट्रोजन को वायुमंडल से किस रूप में ग्रहण करती है? तो अमोनियम के रूप में, NH4+ के रूप में, NO3- के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, NO2- नाइट्राइट के रूप में करते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि मेलिओडोसिस क्या है? त्वचा पर लाल चकत्ते, स्मरण शक्ति में क्षति, संक्रामक रोग, जोड़ों में पुराना दर्द। तो आप इस चीज़ को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे कि जहाँ भी आपको ये क्वेश्चन मिले कि मेलिओडोसिस क्या है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये आपका एक संक्रामक यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज है। क्या है सर? एक संक्रामक रोग है। आप कहेंगे सर अगर ये रोग होगा तो कैसे पता चलेगा? तो सर इस मेलिओडोसिस का लक्षण है, इसमें क्या होगा कि आपको तेज़ बुखार आ जाएगा, बहुत तेज़ आपका माथा दर्द करेगा यानी कि सर दर्द करेगा, या फिर छाती में दर्द होगा। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि मेलिओडोसिस क्या है? एक संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और आप सभी को मालूम होगा कि जनरली अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, संक्रामक डिजीज़ होती है, तो वो किससे ठीक होती है? तो सर हम लोग इसके लिए एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक का। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेलिओडोसिस क्या है? त्वचा पर लाल चकत्ते, स्मरण शक्ति में क्षति, संक्रामक रोग, जोड़ों में पुराना दर्द। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर संक्रामक रोग है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है
वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है? आपका ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, दूसरा ऑप्शन है वनों की कटाई, तीसरा ऑप्शन है वाहनों की संख्या में वृद्धि, चौथा ऑप्शन है सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से। और आपको चूज करना है कि इनमें से 1 और 2 ऑप्शन सही हैं, या फिर 1, 2 और 4 ऑप्शन सही हैं, या फिर 1, 2 और 3 ऑप्शन सही है, या फिर चारों ऑप्शन सही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके एटमॉस्फेयर में CO2 का जो लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है, तो वो किसके चलते इंक्रीज कर रहा है? जबकि आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, यानी कि फॉसिल्स फ्यूल के ज़्यादा इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में वृद्धि होती है। तो आप कैसे समझेंगे? तो पहले तो ये समझिए कि जीवाश्म ईंधन आपका कौन होता है? तो सर जो आपका कोयला है, या जो पेट्रोलियम सब्सटेंसेस हैं, या जो प्राकृतिक गैस हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स फ्यूल कहलाते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जब आपका ये कोयला बर्न होता है तो क्या करता है सर? CO2 गैस को रिलीज करता है, जो आपके एटमॉस्फेयर में जाता है, यानी कि वायुमंडल में जाता है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा को क्या करता है? बढ़ा देता है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में दिया हुआ है वनों की कटाई। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पेड़ पौधा को काट देंगे तो आपके एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग गैसों का परसेंटेज है वो असंतुलित हो जाएगा। आप सबों को मालूम है कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करता है, मतलब कि यूज करता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के उपरांत आपको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो आप एक तरफ देख रहे हैं कि आपका जो वन है, यानी कि जो प्लांट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर रहा है और आपके लिए ऑक्सीजन दे रहा है। तो इस प्रक्रिया के चलते आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का लेवल तो संतुलित रहता है। लेकिन अगर आप वन की कटाई कर देंगे, पेड़ पौधे को हटा देंगे, तो न प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाएगी, न ऑक्सीजन गैस आपका रिलीज होगा, न ही आपके इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले से अवेलेबल है उसका कोई खासा उपयोग हो पाएगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि वनों की कटाई अगर लगातार चलती रही तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या होगी सर? CO2 गैस की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तीसरे ऑप्शन में है सर वाहनों की संख्या में वृद्धि। सर बहुत ही बड़ा रीजन है। आज आप किसी के घर में भी चले जाओ, वहाँ पे जितने व्यक्ति हैं उतना क्या है सर? व्हीकल्स है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो। तो वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज रहती है। तो ज़्यादा मात्रा में अगर वाहन हो जाए तो क्या होगा सर? ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। भाई ये सब गैस जाएंगे कहाँ? तो आपके एटमॉस्फेयर में जाएंगे, और एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस लेवल है उसको वो क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। आपके चौथा ऑप्शन में है सर सौर हीटरों के इस्तेमाल से। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सौर हीटर जो है वो किससे चलता है? तो सौर ऊर्जा से चलता है, और सौर हीटर से किसी भी प्रकार की गैस रिलीज नहीं होती है, किसी भी प्रकार के गैस का इवोल्यूशन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऑप्शन में जो जीवाश्म ईंधन का ज़्यादा इस्तेमाल दिया हुआ है, वनों की कटाई दिया हुआ है, या फिर वाहनों की संख्या में जो वृद्धि दिया हुआ है, ये तीनों ही क्या करते हैं सर? आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जबकि सौर हीटर का उपयोग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। आप बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? आपका ऑप्शन है दिल, पित्ताशय, गुर्दे, स्प्लीन। आप क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर हमारा जो किडनी है इसी का काम क्या होता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करना, यानी कि रक्त को शुद्ध करना। किडनी का काम यानी कि गुर्दा का काम क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो आप बताएंगे कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सबों के मन में विचार आएगा कि सर जी हमारे ऑप्शन में दिल भी है, तो इसी को हार्ट बोलते हैं, और जनरली हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है सर? ब्लड को पंप करना। क्या होता है? ब्लड को पंप करना, ताकि आपका ब्लड जो है वो शरीर के हर एक जगह पे पहुंच पाए। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में पित्ताशय भी है, तो ये क्या होता है? तो सर पित्ताशय को हम लोग इंग्लिश में गोल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल ब्लैडर। और सर ये गोल ब्लैडर में क्या होता है? तो पित्तरस आपका यानी कि बाइल जूस क्या होता है? स्टोर होता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में स्प्लीन है, तो स्प्लीन को हम लोग इंग्लिश में भी इस तरह से लिखते हैं, और इसका हिंदी होता है पिलिया।
जिसको हम लोग तिल्ली भी बोलते हैं। और जितने भी आपके रीढ़धारी यानी कि जिसमें भी रीढ़ है उन सारे मैमल्स में आपका स्प्लीन पाया जाता है या पिलिया पाया जाता है। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखेंगे कि स्प्लीन को, पिलिया को हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान निम्न में से किसको बोला जाता है, तो आप सभी कहेंगे पिलिया को लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान बोला जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि में निकालकर पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। यहाँ पे स्तन ग्रंथि में नहीं होगा, से होगा। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकालकर पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम प्रदान करता है, आपका ऑप्शन है, विकास के लिए आवश्यक तत्व, रोग प्रतिरोधक शक्ति, निद्रा, विकास के लिए पोषण। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी देखे होंगे कि न्यू बॉर्न बेबी को यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उसको सबसे पहले उसके माता का दूध दिया जाता है। और जो पहला दूध दिया जाता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और उस कोलेस्ट्रम में जनरल दूध की अपेक्षा, जो सामान्य दूध है उसकी अपेक्षा, उसमें रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक शक्ति क्या होती है? ज़्यादा होती है। और बच्चे को पहला आहार वो दूध इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे में रोग से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम क्या हो सर? डेवलप हो, यानी कि बच्चे में प्रतिरोधक शक्ति का क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है मैक्स प्लांक, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हेनरी बेक्वेरेल, हेनरिक हर्ट्ज। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का खोज करा था। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने करा? तो सर हेनरी बेक्वेरेल ने करा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, हेनरी बेक्वेरेल ने करा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे हमारे ऑप्शन में सर प्लांक है, मैक्स प्लांक पूरा नाम है इसका। तो सर मैक्स प्लांक ने प्लांक कांस्टेंट की खोज करी थी। और आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में हेनरिच हर्ट्ज भी है। तो ध्यान में रखेंगे कि हेनरिक हर्ट्ज ने शॉर्ट रेडियो वेव की खोज करा था। आपको मैंने पीछे के किसी सेशन में ये चीज़ बताया भी था कि हेनरिक हर्ट्ज ने शॉर्ट रेडियो वेव की खोज करा था। और लॉन्ग रेडियो वेव की खोज किसने करा था? तो लॉन्ग रेडियो वेव की खोज मार्कोनी ने करा था। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? हमेशा याद रखेंगे कि जो आप चिप्स का पैकेट देखते हैं वो बहुत ज़्यादा फुला हुआ रहता है। वो इसलिए कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि आपका जो तेल में तला हुआ चिप्स है वो वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर के खराब ना हो जाए। तो इसी खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या कर दिया जाता है? नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, जिसके चलते आपका तेल में तला हुआ चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं होता है और वो खराब नहीं होता है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है एनीलिंग, ह्यूमिडिफाइंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी इसको कॉपी में लिख लेंगे कि गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया एनीलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है सर? एनीलिंग कहलाती है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आपके ऑप्शन में ह्यूमिडिफाइंग भी है, तो ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सर ह्यूमिडिफाइंग ये कहाँ से आया है? तो सर ह्यूमिड वर्ड से आया है। और ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? तो सर आर्द्रता होता है। अब ये क्या होता है? तो वायुमंडल में पानी की जो मात्रा उपस्थित होती है या एयर में जो पानी की मात्रा उपस्थित होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? ह्यूमिडिटी कहते हैं, या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के रूप में हम लोग इसको बोलते रहते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में कंडेंसेशन है, तो इसका हिंदी होता है सर संघनन।
ये लाइट का समस्या 3-4 बार इस तरह से हो चुका है और हम परेशान हो चुके हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो बाकी का 6 क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक के क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।